नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज हाजिर हूँ एक ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल के साथ जो हमारी सोसाइटी में बहुत उठता है। बहुत सी महिलाओं के, फीमेल्स के मेरे पास फ़ोन आते हैं कि मैम ऐसा क्यों होता है कि शादी के बहुत सालों बाद, कई बार तो 5, 10, 15, 20 साल बाद भी लोगों के डिवोर्स हो जाते हैं। लेडीज़ को उनके हस्बैंड्स छोड़ देते हैं या शादी के बंधन से मुक्त होकर बाहर चले जाते हैं। इनफैक्ट मेरे पास तो कुछ ऐसे डिवोर्स केसेस भी आए हैं जिसमें कि 65 इयर्स की फीमेल हैं और उनके हस्बैंड जो हैं वो 68 इयर्स के हैं और उनके बीच में डिवोर्स हो रहा है। तो ऐसे क्या रीजंस होते हैं कि इतने साल शादी के बंधन में बंधे रहने के बाद, इतने साल साथ रहने के बाद, प्यार मोहब्बत से साथ रहने के बाद कई बार लोग अपनी वाइफ से अलग हो जाते हैं, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को छोड़ के, त्याग के दूर चले जाते हैं और जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी शादी में नहीं रहना चाहते, उस बंधन में बंधे नहीं रहना चाहते। तो इसके क्या रीजंस होते हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको 7 ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस बताने वाली हूँ जो अक्सर पाए जाते हैं इन ब्रोकअप मैरिजेस में, जो इन टूटी हुई शादियों का मेजर रीज़न होते हैं। इतने डिवोर्स केसेस करने के बाद या उनको हैंडल करने के बाद या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स देखने के बाद जो निचोड़ मैं निकाल पाई हूँ वो मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की यूज़फुल वीडियोस आपसे मिस ना हो, और अंत तक वीडियो के बने रहिएगा ताकि एक भी रीज़न छूटे नहीं। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए हम काफ़ी एनालिसिस करते हैं, मेहनत करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बताइएगा कि आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, आप किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि उन्हीं टॉपिक्स पे मैं आपकी मदद कर सकूं, आपके लिए वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों, बात करते हैं हम इसकी कि अगर मतलब जो लंबी मैरिजेस में हैं लोग, 30 साल 40 साल होने के बाद भी जो हस्बैंड्स हैं उस शादी को छोड़ के निकल जाते हैं, अपनी वाइफ्स को छोड़ देते हैं, तो ऐसे क्या रीजंस होते हैं? तो दोस्तों, पहला जो रीज़न है वो है कंट्रोल। बहुत सारी वाइफ्स पूरी कोशिश करती हैं कि अपने हस्बैंड को मुट्ठी में रखें और बड़ा प्राउड फील करते हैं इस बात पे कि मैंने अपने हस्बैंड को बिल्कुल मुट्ठी में दबा के रखा हुआ है, मेरी इजाज़त के बिना वो इंच भर भी नहीं हिल सकता है, मेरी इजाज़त के बिना वो अपने किसी दोस्त को फ़ोन तक नहीं कर सकता है, मिलने जाना तो दूर की बात है। लेकिन देखिए, मेन आर वायर्ड टू कंट्रोल। उनका जो हमारी सोसाइटी में उनका अपब्रिंगिंग है, जो भरण पोषण है वो ऐसा है, जो हमारी सोसाइटी का माहौल है वो ऐसा है कि उनके दिमाग में साइकोलॉजिकली, उनके सबकॉन्शियस में फिट किया हुआ है कि वो कंट्रोल करने के लिए बने हुए हैं। लेकिन जब उल्टा होने लगता है, उन्हीं को कंट्रोल किया जाने लगता है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बिकॉज वो कुछ टाइम तक तो कंट्रोल्ड हो जाते हैं, अपने सांसें घोट कर, अपना दम घोट कर वो उसमें सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लंबे वक्त तक उसमें टिक नहीं पाते हैं। तो इसका तरीका तो दोस्तों यही है कि सबसे पहले तो आपको एटलीस्ट उन्हें एहसास दिलाना है कि कंट्रोल वो कर रहे हैं। दे मस्ट बी श्योर ऑफ द फैक्ट दैट दे आर द वंस हु इज रनिंग द शो। अगर घर में हर चीज़ जो है वाइफ की मर्जी से चलेगी, बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराना है, उनकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, घर में क्या सामान खरीदा जाना ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, ससुराल में क्या देना है, मायके में क्या देना है, घर में मतलब राइट फ्रॉम अ पेन टू एन एयरप्लेन क्या होगा और क्या नहीं होगा, अगर हर कुछ वाइफ कंट्रोल कर रही है तो हस्बैंड जो है उसका दम घुटने लगेगा, वो कभी ना कभी भागेगा। तो आपको अगर कुछ अपनी मर्जी चलानी भी है तो तरीका ये है कि आप उनसे कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए, और जो भी डिसीजंस हों वो एक तरफा ना हों। अगर कंट्रोल्ड नहीं आप भी फील करना चाहती हैं तो भी इट शुड बी म्यूचुअल कंसल्टेशन। दोनों की मर्जी से हो, दोनों की रजामंदी से हो, दोनों की बात मान करके हो, कंसल्टेशन से हो। हस्बैंड को कभी भी ये नहीं लगना चाहिए
कि उनको कंट्रोल किया जा रहा है, उनकी चाबी जो है किसी और के हाथ में है और वो वैसे ही चल पाएंगे जैसी चाबी घुमाई जाएगी। तो अगर आप चाबी को ज़्यादा मरोड़ेंगे तो खिलौना टूटेगा ही टूटेगा, वो आपको छोड़ के भाग जाएंगे। तो तरीका यही है कि आपको जो भी करना है, चाहे अपनी मर्ज़ी से भी करना हो, बिना कंसल्टेशन के नहीं करना चाहिए। सेम अप्लाइज टू बोथ साइड्स। लेकिन ज़बरदस्ती अगर आप किसी को कंट्रोल करेंगे तो वो प्यार में नहीं है, ज़बरदस्ती कंट्रोल में है, जिसको तोड़ के कभी ना कभी भागेगा ही। नंबर 2 पॉइंट दोस्तों, जिसकी वजह से अक्सर जो है शादियां टूट जाती हैं, दैट इज़ लैक ऑफ इंटीमेसी। जी दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अब बहुत साल हो गए शादी के, सेक्सुअलिटी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, इंटीमेसी इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, रोमांटिसिज्म क्या ज़रूरत है, बाकी सब चल रहा है, घर अच्छा चल रहा है, दिन में 3 टाइम का खाना अच्छा बनता है, आई एम गोइंग टू माई किटी पार्टीज एंड ही इज़ गोइंग टू हिज ओन पार्टीज। बट जिस तरह से दाल रोटी सब्जी ज़रूरी है ना एक इंसान को जीने के लिए, मेन नीड सेक्सुअलिटी, और अगर आपसे नहीं मिलेगी तो वो कहीं और जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो इंटीमेसी है वो शादी के कितने ही साल हो जाएं, वो कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके बीच का रोमांटिसिज्म कम हो गया तो वो उसे ढूंढने कहीं और जाएंगे। इसलिए आपको अपने हस्बैंड को, देखिए, उनको सब कुछ किसी और से मिल सकता है। दे कैन गेट लव, दे कैन गेट केयर, दे कैन गेट फ्रेंड्स फ्रॉम देयर, लाइक फ्रेंडशिप फ्रॉम देयर ब्रदर्स सिस्टर्स, भाई बहन, मामा चाचा ताया, बच्चों, सबसे मिल सकता है। लेकिन जो सेक्सुअल इंटीमेसी है, फिजिकल इंटीमेसी है, वो सिर्फ वाइफ से मिलती है। और अगर वो वहाँ नहीं मिलेगी तो फिर दे विल गो टू सम अदर प्लेस, वो कहीं और जाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी शादी चाहे कितने ही साल हो गए हों, लेकिन आपकी इंटीमेसी जो है वो बनी रहनी चाहिए। नंबर 3 पॉइंट दोस्तों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ऑफ वाइफ। देखिए, मेन ऑलवेज आर, ऑफ कोर्स मेन एंड women both are emotional beings, and when there is an extramarital affair, men know that women will not sleep with anybody else without submission, without getting emotional with them. तो यानी कि वो इमोशनली कहीं और सबमिसिव हो चुकी हैं, कहीं और सबमिट कर चुकी हैं, कहीं और खुद को सरेंडर कर चुकी हैं। एंड वो ये जो चीटिंग है, ये जो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये मेन कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एंड इस केस में शादी टूटती ही टूटती है। 99% चांसेस होते हैं कि टूटती है। ऑल्दो हमारे पास बहुत सारे काउंसलिंग के लिए जो लोग आते हैं, जिनकी मैरिजेस में इस तरह का काफ़ी स्ट्रेस चल रहा होता है, तो वी काउंसिल देम, एंड बहुत सारी मैरिजेस होती हैं टचवुड जो हम बचा लेते हैं, जिनको टूटने से रोक पाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ करना ही क्यों जिससे मैरिज टूटे। तो अगर आपको अपनी मैरिज बचा के रखनी है तो ये जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, ये हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। उसमें चीटिंग का कोई स्कोप नहीं होता, और अगर होगा तो मैरिजेस टूटने का रीज़न बन जाता है वो। देन नंबर 4 पॉइंट दोस्तों, वो है लैक ऑफ एप्रिसिएशन। कई बार क्या होता है, किसी के साथ हम बहुत ज़्यादा रहने लगते हैं, बहुत सालों से रह रहे होते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वी टेक देम फॉर ग्रांटेड। इनफैक्ट हम हर चीज़ में उल्टा, अगर दूसरों से उन्हें कंपेयर भी करते हैं हस्बैंड को, तो इसलिए कंपेयर करते हैं कि उसमें देखो ये चीज़ें अच्छी हैं, तुम में नहीं है। तो दे फील डीमोरलाइज्ड। उनको ऐसा लगता है कि उनकी यहाँ वैल्यू ही नहीं है, उनकी यहाँ ज़रूरत ही नहीं है। एंड देन दे मूव टूवर्ड समबडी हु अप्रिशिएट्स देम, जो उनके लिए एक्साइटेड हो, जो उनके लिए अप्रिशिएटिव हो, जो उनकी हर छोटी से छोटी अच्छी चीज़ को पॉइंट आउट कर सके, हर छोटी से छोटी बात पे उनकी तारीफ कर सके, उनको बता सके व्हाट दे लाइक अबाउट देम। तो दे मूव टूवर्ड्स द पीपल वेयर दे आर अप्रिशिएटेड, वेयर दे आर सेलिब्रेटेड, जहाँ उन्हें लगता है कि मेरे आने से इनको खुशी होती है, और वो लोग अपनी खुशी जाहिर भी कर रही हैं। अगर कोई दूसरी महिलाएं हैं उनकी लाइफ में, तो ऑब्वियसली वो वहाँ मूव करेंगे, वहाँ उनका झुकाव बढ़ेगा जहाँ वो सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, अप्रिशिएट किए जा रहे हैं, ना कि वहाँ जहाँ पे उन्हें कोई पूछ ही नहीं रहा।
तो ऑल्दो ये बड़ा छोटा पॉइंट लगता है, लेकिन एक सबसे बड़ा पॉइंट ब्रोकन मैरिजेस में होता है, जहाँ पे जो मर्द है वो वैल्यूलेस फील करने लगता है, जहाँ पे उसे लगता है कि उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, और ऐसे में वो कहीं और चला जाता है। तो मेक इट अ पॉइंट कि अगर आपके हस्बैंड में अच्छी बातें हैं तो आप उन्हें बताएं भी, अप्रिशिएट भी करें और सेलिब्रेट भी करें। नंबर 5 पॉइंट दोस्तों, दैट इज़ एम्प्टीनेस। बिल्कुल, क्या होता है कि शुरू में कई बार अगर दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ पता नहीं कितने कंपैटिबल होते हैं या नहीं होते हैं, पर माँ बाप की वजह से या फिर बच्चों की वजह से वो शादी जुड़ी रहती है कि अगर हम अलग हो गए तो बच्चे कहाँ जाएंगे, हम अलग हो गए तो माँ बाप को कैसा लगेगा। लेकिन जब काफ़ी साल की मैरिज हो जाती है तो ऐसा होता है कि माँ बाप बूढ़े होके गुजर जाते हैं, उनका देहांत हो जाता है, या बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो एक तो ये जो सोशल कंपल्शन होती है साथ रहने की वो ख़त्म हो जाती है, और दूसरा जब बच्चे भी चले गए तो वो जो एक बॉन्डिंग है कि इनकी वजह से हमें साथ रहना पड़ रहा है, वो बॉन्डिंग ख़त्म हो जाती है। ऐसे में मैं कपल्स को हमेशा सजेस्ट करूँगी कि आपको हफ्ते 10 दिन 15 दिन में एक आध दिन के लिए ना अकेले कहीं चला जाना चाहिए, जहाँ पे ना आपके पेरेंट्स हों ना बच्चे हों, जहाँ पे आप अकेले एक दूसरे के साथ समय बिता सकें। क्योंकि फिर ज़िंदगी भर आपको मालूम होता है कि जब आप वाकई में दोनों सिर्फ एक दूसरे के साथ होंगे, कोई और नहीं होगा, तब भी आप एक दूसरे को सेलिब्रेट कर पाएंगे, एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, एक दूसरे को एंजॉय कर पाएंगे। अदरवाइज घर इतना भरा होता है शादी के शुरू के सालों में, बच्चे हैं, माँ बाप है, पेरेंट्स हैं, देवर है, ननद है, कि आप उन सब में बिजी होके एक दूसरे के साथ रहना भूल जाते हो। और जब सब अपने अपने डेस्टिनेशंस में चले जाते हैं और आप सिर्फ अकेले एक दूसरे के ही साथ रह जाते हो, तो आपको पता ही नहीं होता है कि एक दूसरे के साथ रहना कैसे है, एक दूसरे को एंजॉय कैसे करना है, एक दूसरे के साथ रहना भी वैल्यूएबल है भी कि नहीं है। तो ऐसे में अक्सर जो हस्बैंड हैं वो फिर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि कोई रीज़न ही नहीं बचता है साथ रहने का, क्योंकि आपके सारे जो रीजंस थे वो आउटर रीजंस थे, जो बाहरी रीजंस थे वो जा चुके हैं, और आपके अंदर ऐसी कोई इच्छा ही नहीं थी हमेशा जुड़े रहने की। तो इसलिए ये जो जुड़ाव है ये सिर्फ अकेले एक दूसरे के साथ बनाए रहना ज़िंदगी भर बहुत ज़रूरी है। दैट वाज नंबर 5 पॉइंट दोस्तों। नंबर 6 पॉइंट जो है, दैट इज़ वाइफ नेग्लेक्टिंग हर सेल्फ। जी हाँ दोस्तों, कई बार बहुत साल हो जाते हैं ना शादी के, तो औरतों को लगता है बस ठीक है, अब मेरे को इतना तैयार वैयार होने की क्या ज़रूरत है, सजने संवरने की क्या ज़रूरत है, मैं अपने नेल्स का, अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपनी आइज़ का ख्याल क्यों रखूँ, मैं ठीक हूँ जैसी हूँ, मुझे कहाँ छोड़ के जाने वाला है। छोड़ के तो कभी भी कोई भी जा सकता है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड किसी को भी नहीं ले सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि आप जो है अगर खुद की ही केयर नहीं करेंगे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑफ कोर्स, दूसरा कोई आपकी केयर क्यों करेगा और कैसे करेगा। और अगर आपके खुद के अंदर खुद के लिए ही प्यार नहीं है तो किसी और के लिए प्यार कैसे आएगा, आप दूसरे की केयर क्या करेंगे और कैसे करेंगे। एंड ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज अट्रैक्शन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर सेक्सुअल इंटीमेसी, देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ इन दैट रिगार्ड ऑल्सो, कि अगर आप खुद का ख्याल नहीं रखेंगी तो कोई और आपके लिए ख्याल रखने वाला रह नहीं जाएगा। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। एंड नंबर 7 पॉइंट दोस्तों, जो बहुत 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 ज़्यादा प्रेवलेंट है, दैट इज़ एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट्स। ख़त्म ही नहीं होते हैं। सास ससुर को लेके लड़ाइयाँ, दोस्तों के साथ क्यों रोज़ चले जाते हो उसको लेके लड़ाइयाँ, ड्रिंक क्यों करते हो, ज़्यादा ड्रिंक क्यों करते हो, ड्रिंक क्यों नहीं करते, ये जो लगातार पॉइंट किसी भी बात पे लड़ाई होते रहना, तो इतनी ज़्यादा जो नैगिंग होती है, इतनी ज़्यादा जो चिक चिक होती है, हस्बैंड्स परेशान हो जाते हैं एंड फिर उन्हें लगता है कि सब कुछ छोड़ के कहीं भाग जाओ। और ये जब ख्याल बार बार आने लगते हैं ना, भाग जाओ, किसी दिन वो सचमुच भाग जाते हैं और आपको पता तक नहीं चलता है, बिकॉज आपको लगता है ये नैगिंग तो सालों से चल रही हैं, ये लड़ाइयाँ तो सालों से चल रही हैं, ये तो अक्सर होती हैं। लेकिन आपको ये नहीं मालूम होता है
कि इन लड़ाइयों में कौन सी वाली आखिरी है जिसके बाद उनकी बर्दाश्त की हद पार हो जाएगी और वो भाग जाएंगे। तो घर में सुख शांति का माहौल बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी बात पे चिक 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 कॉन्टिन्यूसली जब होती है तो कोई दिन तो ऐसा आ ही जाता है जब हस्बैंड को लगता है कि अब और बर्दाश्त नहीं होता, अब मैं नहीं कर सकता ऐसा, एंड इन दैट केस वो फाइनली छोड़ के निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मेजर रीजंस थे जो शादी टूटने के, बहुत सालों की शादी होने के बावजूद भी शादी टूटने का मेन वजह होते हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखें तो आपकी शादी हमेशा बनी रहेगी। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। अगर इससे रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब बखैर।